वेलकम बैक टू बच्चा पार्टी। तो हम लोगों ने मोशन चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज हम पार्ट 2 पर हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मोशन क्या होता है। मोशन के अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, रेस्ट, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। राइट, आज हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, राइट। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुई, मतलब कितनी डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में कवर किया, ये बन जाता है बेटा एवरेज स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन तो बताता नहीं है, राइट। ये केवल क्या बताता है, केवल मैग्नीट्यूड, केवल नंबर देता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोगों ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, टाइम कितना लगा था, 2 आवर्स का टाइम लगा, राइट। तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, 10 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इसी को बोलते हैं बेटा स्पीड। तो स्पीड डिपेंड करती है बेटा डिस्टेंस के ऊपर। और वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी डिपेंड करती है बेटा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम, कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर हुआ। यहाँ पे डायरेक्शन प्लस या माइनस हो सकता है। जैसे वही सेम एग्जांपल, अगर तुम घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहे थे और 1 घंटे का टाइम लगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5/1। तो मतलब 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये आपकी आ गई वेलोसिटी। याद रखने वाली क्या बात है, स्पीड में हम डिस्टेंस देखते हैं, वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। देखो, ऐसे मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक आता है यूनिफॉर्म मोशन और एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सिंपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ऐसी कोई ट्रेन जो मतलब रुक तो नहीं रही है बट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 80 किलोमीटर कवर कर रही है हर 1 घंटे में, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है पर टाइम तो सेम रहेगा, मतलब टाइम इक्वल है पर डिस्टेंस उसकी कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। ये रियल टाइम सिनेरियो है, होता है। ट्रैफिक लग जाता है तो स्पीड कम हो जाती है, ट्रैफिक नहीं होता तो तेज़ स्पीड हो जाती है, सिग्नल्स होते हैं तो रुक जाते हैं। तो ये रियल सिनेरियो होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपकी स्कूल बस ट्रैफिक में चल रही होती है तो धीरे चलती है, ट्रैफिक नहीं होता तो तेज़ चलती है, कभी रुक जाती है अगर सिग्नल पे होती है या कुछ हो जाता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एवरेज एसेलरेशन, एसेलरेशन बेटा आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट से निकाला वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकलता है बेटा एसेलरेशन। वेलोसिटी मतलब कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, एसेलरेशन मतलब वेलोसिटी कितनी तेज़ी से बदल रही है। जैसे बाइक जो 0 से 20 किलोमीटर पर सेकंड तक 5 सेकंड में पहुंच रहा था, तो उसका एसेलरेशन क्या हुआ, 20 - 0, क्योंकि 20 उसकी डेस्टिनेशन था, स्टार्टिंग उसका 0 था, तो 20 - 0/5, 4 मीटर। ऐसे होता है बेटा एक रेट ऑफ चेंज, मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो टेम्परेचर हो, हाइट हो, स्पीड हो, टाइम के साथ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज। स्पीड डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हो गया। अब देखो, मोशन हमारे सारी तरफ है, मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वो रनिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, ट्रेन चलते हुए, गाड़ी चलते हुए, सब जगह। बट डिफरेंस है कि हम उस सब चीज़ों को अगर समझ के करेंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अभी मैंने बताया था आपको वैसे भी, बट अब हम उसको एक टाइमलाइन से देखते हैं। आपको एक टाइमलाइन दिख रही होगी, राइट। ये टाइमलाइन दिख रही है, ऐसे लंबी सी लाइन। सब में देखो आप क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे सेम टाइम, हर बार 1 1 सेकेंड का टाइम है, हर बार 1 1 सेकेंड का टाइम है।
और डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड हुई, मतलब इसमें हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, तो वो बन जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब टाइम तो सेम है, 1 1 सेकेंड 1 1 सेकेंड 1 1 सेकेंड, बट देखो डिस्टेंस कभी शॉर्ट है, कभी लॉन्ग है, कभी लॉन्गर है, कभी शॉर्ट है, तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे स्पीड बार बार बदल रही है, चेंज हो रही है। देखो आपको क्या याद रखना है की इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई भी इक्वल टाइम में डिस्टेंस बदल रहा है, राइट, मतलब बढ़ते हुए टाइम में, तो स्पीड इंक्रीज होती है। और अगर आपकी जो स्पीड होती है, वो डिस्टेंस जो होती है वो कम हो रही है, 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, तो वहाँ पे स्पीड कम होती है। रियलिटी में देखो ना, जब हम अभी कभी पहुँचे नहीं होते, हमारी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, अभी हमें 100 किलोमीटर पार करना है, अभी तो हमने 5 ही किया, फिर 8 किया, फिर 10 किया, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। बट जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हो, तो अब आप बोलते हैं ना, अरे अब तो 4 ही किलोमीटर रह गया, 2 ही रह गया, 1 ही रह गया, तो कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ हो रही होती है। ओके, तो दोनों केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सोचते हैं स्पीड डिक्रीज़ हो रही है मतलब कोई नई टाइप का मोशन आ गया। नहीं बेटा, जब इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो इक्वल टाइम में जो भी चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म ही है। अगर बढ़ रहा है तो स्पीड इंक्रीज, कम हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज, बट दोनों केस किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म के ही हैं। आगे की बात करें, आगे आता है बेटा टॉपिक एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बेटा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस यूज़ हो रहा है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कितना 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 स्पीड है ये देख रहे हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकती है अगर स्पीड है ही नहीं तो, राइट। ये ज़ीरो वेलोसिटी नॉन ज़ीरो स्पीड वाली बात ज़रा एक एग्जाम्पल से समझें। सोचो तुम अपने घर के बाहर खड़े हो, तुमने 10 कदम आगे चले, फिर 10 कदम वापस पीछे आ गए, एग्जैक्टली उसी सेम जगह पे जहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो ये पूरा प्रोसेस तो 20 सेकेंड में हुआ ना। टोटल कितने कदम चलाए थे, 20। ये तुम्हारी डिस्टेंस थी, लेकिन तुम्हारी फाइनल पोजीशन तो वही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हुआ या नहीं हुआ, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई यहाँ पे, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं। ओके, तो एवरेज स्पीड निकलेगी 20 कदम अपॉन 20 सेकेंड, 1 सेकेंड पर 1 स्टेप हो रहा है पर सेकेंड का। एवरेज वेलोसिटी मतलब आप तो फाइनल जगह पे ही आ गए, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो ये एक वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है जो अगले स्लाइड में भी प्रूव करेंगे। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए और स्पीड वेलोसिटी मतलब दोनों बराबर होंगे, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट वापस मुड़ेगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तो मैंने आपको पूरा समझाया था, एक लास्ट कंपैरिजन टेबल और देख लो, क्योंकि एग्जाम में भी तो कुछ लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, स्केलर है, वेक्टर है, टोटल डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो दोनों हो सकता है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो हो सकता है, ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, राइट। एक और रियल एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। सोचो तुम अपने घर के अराउंड एक पार्क में जॉगिंग करते हो, नहीं जॉगिंग वाला नहीं है, जॉगिंग वाला मैं समझा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो देखो एक पार्क में आप जॉगिंग कर रहे हो, एक राउंड पूरा सर्कल जैसा हो गया, तो तुम पूरा एक राउंड लगाते हो, वापस उसी जगह पे आ जाते हो जहाँ से शुरू किया होता है। टाइम पर आपको 10 मिनट का लग गया और टोटल आपने 1 किलोमीटर चल लिया, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, क्योंकि आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो चला, टाइम कितना लगा 10 मिनट का, तो यहाँ पे 0.1 किलोमीटर हो गया, मतलब पॉजिटिव। बट वेलोसिटी में क्या हुआ, जहाँ से चले थे वहीं तो आ गए, तो ज़ीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वेलोसिटी भी ज़ीरो। याद रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अब हम वैसे अगले अगले स्लाइड्स में भी देखेंगे। एक बच्चा है, कोई सारंग
सारंग का स्विमिंग का एग्जाम्पल में हम परफेक्ट देखेंगे कि स्पीड लेकिन वेलोसिटी अलग अलग क्यों थी। ओके, आगे देखेंगे, मतलब इसको अभी ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं, आगे देखने वाली बात है वो। अब हम देख रहे हैं बेटा स्केलर वर्सेस वेक्टर, बहुत ही बड़ा पैटर्न है, समझना भी पड़ेगा। तो अब तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी देखी थी तुमने पढ़ी हैं, सब दो ग्रुप्स में बात कर रहे थे, राइट। अब हम लेकिन सब चीज़ों को दो ग्रुप में बांटेंगे। एक होती है बेटा स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड देता है और एक ही यूनिट से पूरी तरह डिस्क्राइब हो जाता है, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई डायरेक्शन नहीं लगेगा। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, ये सब, जैसे डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ 5 किलोमीटर, बस इतना ही काफ़ी होता है। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 2 आवर्स में, मास 5 केजी में। इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। सोचो जैसे तुम्हारी हाइट है, आप बोल रहे हो 150 cm हमारी हाइट है, तो फिर डायरेक्शन भी बताते हो नहीं ना, बस एक नंबर बताते हो ना, तो वो स्केलर हो गया। वेक्टर मतलब इन्हें पूरी तरह से डिस्क्राइब करना पड़ता है, नंबर भी बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर पर कहाँ की तरफ डिस्प्लेस हुआ, डायरेक्शन बताना पड़ता है। वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर तो है, पर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। एसेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे, डाउनवर्ड। सोचो जैसे कोई तुम्हें पूछे कि दिल्ली कहाँ है, अगर सिर्फ आप बोलो 200 किलोमीटर दूर है तो अधूरा जवाब है, उसे किस डायरेक्शन में भी बताना पड़ेगा, तभी आपका पूरा आंसर होगा। अब देखो 11-12 का कॉन्सेप्ट अलग है, अभी आपको ऐसा वाला कुछ खास पढ़ना नहीं है, तो मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बता रही। अब है इंडिया का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, नई बुक में ऐड हुआ है। इंडिया का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है। 700 साल पुराना स्पीड फॉर्मूला है या प्रॉब्लम है। ये एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री या कल्चर वाली स्लाइड है जो दिखती है कि हमारे भारतीय, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने कितना पहले ये कॉन्सेप्ट यूज़ भी कर लिया था। स्पीड इक्वल्स टू, पता ही है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आर्यभट्टा नाम की किताब से आता है, ये कहाँ से आया, आर्यभट्ट की किताब से, जो 5th सेंचुरी CE मतलब लगभग 1500 साल पहले लिखी गई है। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हम अब सॉल्व करते हैं ना, ये गणिता कामुंदी नाम की किताब से भी आती है। यहाँ लिखा भी है, गणिता कामुंदी किताब से भी आती है। 14th सेंचुरी CE 700 साल पहले लिखी गई किताब है। देखो अब एक इन्होंने ना प्रॉब्लम से समझा रखा है। प्रॉब्लम पहली है कि एक दो पोस्टमैन का सवाल है, पूरे सीन समझना पहले। दो पोस्टमैन है, डाकिया जिसको बोलते हैं, डाक लेके जाने वाला, जो हमारी चिट्ठियाँ लेके जाता था, राइट, एक दूसरे से 210 योजन दूर खड़े हैं। योजन बेटा एक पुरानी इंडियन डिस्टेंस यूनिट है, जैसे आजकल हम किलोमीटर बोलते हैं ना, वो योजन बोलते थे। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं, एक अंकल ये खड़े हैं, एक अंकल ये खड़े हैं, दोनों कितना दूर हैं, 210, राइट। पोस्टमैन 1 की स्पीड चलने की कितनी है बेटा, 9 योजन पर डे, ये चलते हैं 5 योजन पर डे। तो अब सवाल ये है कि वो कब मिलेंगे, कितने दिन बाद मिलेंगे। आप लोगों को याद होगा, हम भी तो करते हैं मैथ्स में से क्वेश्चन, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, दोनों की स्पीड कब मिलेंगे। तो बेटा ये पुराने टाइप के क्वेश्चन होते थे। देखो जब दो लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाती है, जब दोनों सेम तरफ जाते हैं तो कंबाइन हो जाती है, और दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा, कंबाइन। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 210, और कितना टाइम लग रहा था, कितनी स्पीड थी, 14 की, तो फिर 15 दिन लगेंगे, ऐसे निकाल दिया उन्होंने। वेरीफाई करें, चेक करते हैं। देखो पोस्टमैन 15 दिन में 9 × 15 135 योजन चलेगा, हाँ या ना, और ये 15 दिन में 5 × 15 योजन चलेगा, मतलब 75। टोटल कितना आ गया देख लो, 135 + 75 कितना, 210, बिल्कुल मैच हो गया। तो मॉडर्न कैलकुलेटर कंप्यूटर से बहुत पहले हमारे मैथमेटिशियन लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और जीनियस से ऐसे ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, राइट। आगे देखें। अब वही वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी, कौन सा, स्विमिंग वाला।
सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, वही वाला बहुत फेमस, स्पीड कभी भी वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी, ये हम देख रहे हैं, राइट। पुराना क्या सीन था, पूरा सीन क्या था वो पुराने वाला जो हम देख रहे थे, कि सारंग नाम का एक लड़का है, वो 25 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में, भैया अब ये स्विमिंग पूल देख लो, 25 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल है, इसमें स्विमिंग कर रहा है, वो पूल के एक फार पॉइंट दूसरे किनारे तक जाता है और फिर वापस भी आ जा रहा है, जहाँ से शुरू कर रहा वहीं वापस आ जा रहा। पूरा सफ़र तय करने में तो उसको कितना टाइम लग गया, 25 इधर गया 25 इधर गया, तो टोटल तो बेटा 50 हो गया डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, 25 + 25, 50 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा, 50 सेकेंड का, तो 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो सारंग की डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही, वो जहाँ से शुरू कर रहा है क्या वापस वहीं पे नहीं आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेटा 0, 0/50, आंसर 0। तो क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आया ये, क्योंकि डिस्टेंस पूछता है कितना रास्ता एक्चुअली में आपने कवर किया, क्योंकि पूल के अंदर जो वो तैर रहा है तो कितना 20 मीटर, 25 एक साइड 25 एक साइड, पर डिस्प्लेसमेंट क्या पूछता है, फाइनल बताओ कहाँ पे खड़े हो, फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारी, तो आंसर मिला भैया मैं तो जहाँ खड़ा था वहीं पर हूँ, तो मैं तो 0 पे हूँ। इसीलिए स्पीड एक पॉजिटिव नंबर देता है और वेलोसिटी एक 0 देता है, तो दोनों आंसर सही हैं, बस दोनों अलग अलग सवालों के जवाब हैं। इसको रियल लाइफ से भी तो कनेक्ट कर सकते हो। सोचो तुम अपने घर से ऑफिस स्कूल जाते हो और वापस घर आ जाते हो एक दिन के एंड में, चाहे तुमने पूरे दिन में कितना ही ट्रैवल किया हो आना जाना मिला के, तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया ना, घर से ही चले थे घर पे ही आ गए। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, बहुत कॉमन है एग्जाम में और रियल लाइफ में भी बिल्कुल काम आता है समझने के लिए कि स्पीड और वेलोसिटी अलग क्यों आती है। कई लोग बोलते हैं ना मैम स्पीड भी तो वही बताता है, मैम वेलोसिटी भी तो वही बताता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी तो देखा, स्पीड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और जो आपके पास वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। वेरी वेरी गुड। आगे बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपको समझ आ गया अब, कितना वेलोसिटी में चेंज आया अपॉन कितना टाइम, ये फॉर्मूला याद रखेंगे एग्जाम में यूज़ होता है, A = V - U/T, कितना वेलोसिटी में चेंज आया अपॉन कितना टाइम लगा, राइट। केस 1 देखें, स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ा रही, सोचो एक कार थी, एक कार, राइट, ये जो कार है वो 10, चलो 10 ने 20 ले लेते हैं, 10 बहुत कम हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से V जो स्टार्टिंग थी वो 10 था, लेकिन लास्ट में जाते जाते V लास्ट होता है, वो 10 मीटर तक जाती है ब्रेक मार मार के। तो मुझे बताओ क्या इसकी वेलोसिटी जो इसका V है वो कम है ना U से, मतलब वेलोसिटी तो घट रही है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, नाम याद रखेंगे, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जाता है तो रिटार्डेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही फास्ट, और एक कार अब बहुत फास्ट मूव कर रही है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 ही हो सकता है। एक ही हाईवे पे बस कांस्टेंट 100 किलोमीटर पे है, बिना स्पीड बढ़ाए घटाए, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है 100 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, स्पीड चेंज थोड़ी हो रही है, एक्सेलरेशन तो 0 है। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, फास्ट मूविंग का मतलब हाई एक्सेलरेशन, नहीं, फास्ट मूविंग का मतलब हाई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, ना कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है। ये याद रखेंगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, ना कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज होगी, कितना फास्ट मूव करेगी ये नहीं बताया जाता। एक आपकी बुक में बस वाला एग्जाम्पल भी है, एक बस है वो 36, एक बस है वो 36 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है हाईवे पे, राइट। फेज़ 1
एसेलेरेटर दबाते हैं ड्राइवर 10 सेकंड के लिए, उसने 10 सेकंड के लिए क्या कर दिया, एसेलेरेटर दबा दिया, और बस की स्पीड हो गई बेटा 54, जो कि 15 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर किलोमीटर में देख रही हूँ, पहले 36 थी, उसने 10 सेकंड के लिए एसेलेरेटर दबा के रखा, तो अब स्पीड कितनी हो गई 54, और वही कांस्टेंट रहती है। अब ब्रेक दबा, अब फेज़ 2 में क्या हुआ, उसने ब्रेक दबाया, फिर ड्राइवर 5 सेकंड के लिए ब्रेक दबाता है, और बस हो गया बेटा अब 0 किलोमीटर, पूरा ही रुक जाता है ना ब्रेक लगाने पे। तो पहला क्या हुआ, एसेलेरेटर जब प्रेस किया था 10 सेकंड के लिए, उसकी कैलकुलेशन करें, 15 थी पहले, 15 थी पहले, और जब उसने एसेलेरेटर दबाया होगा तो वो क्या हो गया 10, नहीं हमने ये गलत कर दिया, यहाँ हमने 54 करा था ना, पहले 54 हुई थी, फिर 36 हुई थी, और टाइम कितना था 10, राइट। अभी इसका मतलब 0.5, उसका एसेलरेशन 0.5 आया बच्चे। तो मोशन के साथ साथ ब्रेक अगर उसने लगाए थे तो रुक गई थी, ब्रेक लगाने का मतलब है कि उसकी फाइनली 0 हो गई, फाइनल 0 हो गई, तो स्टार्टिंग तो 15 थी, तो 15/5 3, ऑपोजिट, ये रिटार्डेशन हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। तो पॉजिटिव जब स्पीड बढ़ती है, जैसे एसेलरेटर दबाना, पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, जब स्पीड बढ़ाई, आपके पापा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो वो पॉजिटिव हो गया, एसेलरेशन दबा दो। नेगेटिव जब ब्रेक लगाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। 0 कब होती है, जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, जब स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब इसको भी वही वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, गिरती हुई चीज़ से पूरा सीन समझ में आ जाएगा। सोचो तुम एक बिल्डिंग की छत से एक बॉल को गिरा रहे हो, फ्री फॉल बोलते हैं उसको, कोई पुश नहीं दिया, बस छोड़ दिया, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी मेज़र करते हैं, चलो राइट। पहले टाइम 0, वेलोसिटी भी 0, टाइम 1 वेलोसिटी 9.8, टाइम बढ़ गया वेलोसिटी भी बढ़ गई, टाइम बढ़ा फिर वेलोसिटी बढ़ गई, टाइम बढ़ा फिर वेलोसिटी बढ़ गई। तो देखो हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, स्टार्ट हुआ था बेटा 9.8 माइनस 0 9.8, 19.6 माइनस 19.8 9.8 9.8, 29.4 अपॉन माइनस 19.9.8 9.8। तो हर सेकंड के बीच में जो एसेलरेशन कैलकुलेट हो रहा, वो कैसे हो रहा, 9.8 9.8 9.8 9.8। तो देखो एसेलरेशन तो हर सेकंड सेम है, एसेलरेशन हर सेकंड में क्या रहा, सेम है। तो इससे पता चलता है कि ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एसेलरेशन था, ये कांस्टेंट एसेलरेशन है, इसको हम जी कहते हैं, स्मॉल जी। आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, नहीं इसी क्लास में पढ़ लोगे। कौन जी, जी मतलब ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से था, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही थी, एसेलरेशन हमेशा उसका 9.8 रहता है। इसका मतलब है अर्थ अपनी ग्रेविटी से हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराते हैं, चाहे पेन गिराओ, टेबल गिराओ, अपने आप गिर जाओ, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर तेज़ी से नीचे आ जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ जाती है। ओके, अभी के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ, क्योंकि आगे फिर ग्राफ्स आएंगे, वो ग्राफ में आपको दिक्कत आएगी समझने के लिए। तो आपने एसेलरेशन तक का टॉपिक समझ लिया, अब इसके आगे की जो चीज़ें शुरू होंगी वो ग्राफ होंगी। तो लास्ट 3rd पार्ट हम करेंगे ग्राफ के साथ, और ये लास्ट पार्ट होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।